मैं सुनील जी, खांटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः अर्थशास्त्र से वैश्वीकरण चैप्टर से लाजवाब लेक्चर श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और आपके लिए यह अत्यंत ही ज्ञानवर्धक होगी और आपको लाजवाब अंक लाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आप कर ले। इस YouTube चैनल का नाम है सुनील जी खाटी बिहारी। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने मित्रों में बांट दें। ये बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं लगता है। और बेल आइकन बटन को दबा ले कि जब जब मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए अपलोड करूं तो आपको इसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। वैश्वीकरण वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके तहत ऐसा है कि विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय होता है, एकीकरण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। नए कंसेप्ट के अनुसार सारा विश्व एक ग्लोब है। अब ये भूमंडलीय ग्लोब की तरह बन चुका है, चूंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी है, कम्युनिकेशन इतना बढ़ चुका है, जो अब सारा विश्व एक तरह से गांव के रूप में, भूमंडल एक गांव के रूप में आ चुका है, जिसको हम लोग ग्लोबल विलेज कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन उसी से आपको आया है। तो वैश्वीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है। इसकी खास बातें क्या है? इसमें विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है और समन्वय होता है। वैश्वीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? तो वैश्वीकरण की जरूरत इसलिए पड़ी कि इसमें वस्तु, सेवा और प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम का निर्बाध किसी भी तरह का बेरोक टोक प्रवाह हो सके, इसके लिए वैश्वीकरण की जरूरत पड़ी। किसी देश के पास तकनीक अच्छा है, किसी देश के पास बहुत सारे पैसा है, किसी देश के पास श्रम सस्ता है, तो इन सब का निर्बाध गति से एक जगह से दूसरे जगह आना जाना हो सके, इसके लिए वैश्वीकरण एक लाजवाब भूमिका निभाता है। तो वैश्वीकरण की शुरुआत भारत में 9वें दशक से हुई और आमतौर पर विश्व में भी कह सकते हैं उससे थोड़ा पहले हुई होगी। तो 1990 के दशक से यह शुरुआत हुई और अब बाजार की सीमा एक क्षेत्र, एक राज्य, एक देश न होकर के पूरा विश्व हो गया है वैश्वीकरण। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। अमेजन कंपनी, आप नाम सुने होइएगा, चाहे आप भारत में कहीं से भी आपने अमेजन या फ्लिपकार्ट इन सब से आपने सामान मंगवाया होगा। अमेजन कंपनी के जोसेफ बेरोस, ये आपको अमेरिका के हैं। अमेजन कंपनी मूल रूप से कहां की? अमेरिका के। पूरे विश्व में इसका व्यापार फैला हुआ है। विश्व के धनाढ्य व्यक्ति में आने का कारण भी है कि इनका विश्वव्यापी साम्राज्य, इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो आप ये अमेजन क्या है कि इसने वैश्वीकरण का लाभ उठाया। इसका वैश्वीकरण का फायदा है कि यहां इसमें सभी वस्तु अब सर्वसुलभ हो गई है, जिसका निर्माण किसी दूसरे देश में होता है। अब देखिए, छोटे छोटे शहरों में भी बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, जहां से उपभोक्ता अपने उपयोग की छोटी बड़ी चीज एक ही स्थान पर उपलब्ध होने लगी है। और अब देखिए, मॉल कल्चर धीरे धीरे छोटे शहर में भी फैल गया है। तो इसमें एक अर्थशास्त्री ब्रैंको मिलोनोविक थे, जो अमेरिकन सर्बियन इकोनॉमिस्ट हैं, जो बेलग्रेड में प्रोफेसर के रूप में, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किए हैं। उन्होंने वैश्वीकरण का अर्थ बतलाया कि पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी अर्थात की टेक्नोलॉजी और लोगों के विचार का स्वतंत्र, बिना कोई इसमें बाधाएं के प्रवाह हो, उसको उन्होंने कहा वैश्वीकरण। यदि मानवीय संपदा के प्रवाह में रुकावट आती है तो वैश्वीकरण हम कहेंगे अधूरा है, आंशिक है। अब अगला जो शब्द आता है, इस पर जरा ध्यान देंगे, उसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, निजीकरण, प्राइवेटाइज कर देना। निजीकरण से अभिप्राय है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को गवर्नमेंट जिस पर अधिकार रखती है, उसको पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व और प्रबंध निजी क्षेत्र के सिस्टम को सौंप देना। तो आर्थिक सुधार के अंतर्गत 1991 में भारत सरकार ने निजीकरण में अभिरुचि ली। निजीकरण का इसलिए किया जाता है कि जब कोई संस्था में इतनी अच्छी दक्षता नहीं रहती है, कुछ घाटा में चलने लगती है, सरकार उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाती है, सरकार कंक्रीट इशू पर ध्यान देना चाहती है, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हम ले सकते हैं, तो इन सब, ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सब पर ध्यान देना चाहती है, तो कुछ ऐसे सब्सिडरी आइटम्स को वो चाहती है कि
इसको प्राइवेटाइज कर दे ताकि अच्छी तकनीक, अच्छी सुविधा, उसमें अच्छी दक्षता मिले, और वो और कुछ ऐसी भी कंपनी होती है जो बराबर घाटे में चलती है तो उसको निजी क्षेत्र में सौंप देना चाहती है ताकि वो प्रॉफिटेबल सेगमेंट में वो आ सके। अब दूसरा शब्द आता है, उसको कहते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, इसकी अंग्रेजी शब्दावली है। उदारीकरण होता क्या है कि सरकार द्वारा पहले सभी उस पर कई तरह के नियंत्रण सरकार द्वारा लगाए जाते थे, लाइसेंस था, कोटा था, इन सबको अब हटाने की प्रक्रिया चल रही है। और हटाने की स्थिति में बहुत सारी सरकार ने फैसले लिए हैं, उसी को लिबरलाइजेशन कहते हैं। 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। इसी के कारण आप देखिएगा, रिलायंस हो, एयरटेल हो, कई सारी आपकी देख रहे कंपनियां काफी आगे तक आई। तो निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति वैश्वीकरण के रूप में आपको विश्व के सामने में आया। अब वैश्वीकरण का कुछ पार्ट्स है, कुछ अंग है, कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इसको कहते हैं। तो इसका पहला जो कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण है, कि व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोध को हटाना। जहां जहां बाधाएं हैं, जहां जहां व्यवसाय और व्यापार के लिए एक कह सकते हैं कि अवरोध खड़ा होता है, रुकावट होती है, उन सबको हटाना, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं रिमूविंग द ऑब्स्टेकल ऑफ द बिजनेस एंड ट्रेड। दूसरा, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, इसको हम फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल कहेंगे। जैसे अमेरिका में बहुत सारी पूंजी है, बहुत बड़े बड़े देश में, आप विकसित देश में पूंजी की कमी नहीं है, तो पूंजी बड़े देश के बिजनेसमैन, उद्योगपति, या जिसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, वो गरीब देश में लगा सके, ऐसे देश में लगा सके जहां पर श्रम सस्ता है, वहां पर चूंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो पूंजी की निर्बाध प्रवाह। तीसरा आता है कि प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। कई सारे, जैसे जापान के पास बहुत अच्छी तकनीक है, कोरिया के पास अच्छी तकनीक है, चीन के पास अच्छी तकनीक है, अमेरिका के पास अच्छी तकनीक है, ब्रिटेन के पास अच्छी तकनीक है, तो वो तकनीक मिले। भारत के भी पास कई क्षेत्र में अच्छी तकनीक है, तो ये तकनीक पूरे विश्व में सब देशों को इस तकनीक से परिचित होने का मौका मिले, इसके लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, यह भी वैश्वीकरण का अंग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूंजी, प्रौद्योगिकी, वस्तुओं और सेवा के क्षेत्र में दुनिया के विभिन्न देश के बीच निर्बाध प्रवाह में जितनी वृद्धि होगी, वैश्वीकरण उतना ही सशक्त होगा। अब अगला हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल विलेज किसको कहते हैं। तो ग्लोबल विलेज कहते हैं कि वैश्वीकरण के प्रसार और प्रभाव के कारण सभी देश में कुछ ऐसे स्थान विकसित हुए हैं जहां पर आधुनिकतम सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और विश्व के सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग वहां पर बसने की सुविधा दी जाती है। और आवासीय स्थान जहां पर विभिन्न देश, विभिन्न विचार, विभिन्न धार्मिक, विभिन्न मान्यताओं, सब लोग को बसने की स्वतंत्रता होती है, इसी को हम लोग ग्लोबल विलेज कहते हैं। तो सच पूछिए, अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह कल्पना अभी वैसे पूर्ण रूप से साकार नहीं हुई है, लेकिन अब इस दिशा में बहुत सारे देश पूर्ण रूपेण अग्रसर हैं। हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने तो बहुत सारा इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल अख्तियार कर लिया। अमेरिका में हर विश्व के हर देश के लोग जो टैलेंट्स हैं वो वहां पर बस गए हैं। अगला शब्द जो आता है वो है मल्टीनेशनल कंपनी, और हिंदी में इसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय मीन्स बहुत सारे राष्ट्रों में काम करने वाली कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनी है जो एक से अधिक देश में उत्पादन करती है और अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, स्वामित्व रखती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके मार्केट का बेनिफिट्स उठाती है। जैसे अमेजन हुआ, सैमसंग हुआ, कोको कोला हुआ, पेप्सी हुआ, इन्फोसिस हुआ, ये सब आप देखिए मल्टीनेशनल्स, अर्थात कि जिसका हेड ऑफिस किसी एक देश में होगा, जिसका केंद्र बिंदु एक देश में होगा, और अन्य देश में ये अपने ऑफिस बना करके अपने बिजनेस, व्यापार, साम्राज्य को हर देश में फैला लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी आखिर काम कैसे करती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी काम करने का ध्यान रखिएगा, वो उसका मूल रूप से होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी लागत में कमी और अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य उन जगहों, उन देशों में उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां पर उनको सस्ता श्रम मिले, सस्ता कच्चा माल मिले,
और अन्य संसाधन मिले। जैसे एक पीस एग्जाम्पल मैं देता हूं, डाबर कंपनी ने अपना नेपाल में भी खोला, चूंकि नेपाल में पहाड़ अधिक हैं और वहां पर उनको सस्ता श्रम भी मिल जाता है, इसलिए एक डाबर का मैंने उदाहरण दिया। तो और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है कि आउटसोर्सिंग का जम करके इस्तेमाल करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक खास बात है, जान लीजिए कि सारा माल वो स्वयं पैदा नहीं करती है, एक जगह उत्पादन करती है, इसके लिए वो किसी और देश का मदद लेती है। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको पीस एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि कोई ऐसी कंपनी हो जो अमेरिका में डिजाइनिंग करे, अमेरिका के किसी अनुसंधान कंपनी को डिजाइनिंग का काम सौंप दे, डिजाइन के आधार पर जो कल पुर्जा का निर्माण होता है वो चीन को सौंप दे, चूंकि चीन में सस्ता कल कारखाने का पुर्जा बनता है। फिर जब कल कारखाने का पुर्जा चीन डिलीवरी कर दे तो उसको मेक्सिको में या पूर्वी यूरोप के देश में उसको असेंबल करावे, और जब असेंबल हो जाए तो तैयार संपूर्ण माल को वो पूरे विश्व में बेच दे। अर्थात कि अलग अलग जगह पर उसने अलग अलग काम किया, और भारत के कॉल सेंटर के द्वारा वो ग्राहक का देखभाल का इस्तेमाल करे, क्योंकि भारत में अंग्रेजी, हिंदी, मल्टी लैंग्वेज बोलने वाले कई सारे प्रतिभाशाली युवक हैं जो कम पैसे पर काम करते हैं। अर्थात कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक काम एक देश से नहीं करती है, जहां जहां उसको सस्ता में अच्छे टैलेंट्स मिलते हैं और अच्छे सरसुलभ उपलब्ध होता है, जिनकी दक्षता होती है, वहां पर वो काम करते हैं, और उनका एक ही रहता है कि लागत में कमी और अधिक से अधिक लाभ कमाना उनका उद्देश्य होता है। अगला शब्द आता है अर्थव्यवस्था में, जिसको आपने सुना होगा, निवेश, इन्वेस्टमेंट अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे कुछ परिसंपत्ति ऐसी होती है, भवन, बिल्डिंग हो, मशीन हो, अन्य उपकरण हो, इसके खरीदने में व्यय की गई मुद्रा वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, निवेश करते हैं। आप कोई चीज, नया चीज शुरुआत करना चाहते हो तो पहले आपको निवेश करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हो, तो पहले आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर, पहले जमीन लेना पड़ेगा। जमीन आप चाहे भाड़े पर लें, किराए पर लें, खरीदें, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, बेंच लेना पड़ेगा, डेस्क लेना पड़ेगा, चौक लेना पड़ेगा, टीचर्स को हायर करना पड़ेगा, फिर आप एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, फिर आप कॉलेज और स्कूल को आप अपने प्रोग्रेस में लाएंगे। तो जो आप शुरुआत करने की प्रक्रिया में, उसको चलाने की प्रक्रिया में जितना आप पूंजी लगाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसी में एक शब्द आता है, इसको कहते हैं विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश किसी देश में, अन्य देश में, तो उसको हम लोग विदेशी निवेश कहते हैं। यह निवेश लाभ के उद्देश्य किया जाता है, लेकिन विदेशी निवेश से फायदा उस देश को क्या है कि यदि विदेशी कंपनी कोई आती है, मल्टीनेशनल्स कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी लगाती है, तो वहां के लोकल व्यक्ति को ही मजदूर के रूप में हायर करती है, तो उनका रोजगार उपलब्ध होता है, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनकी बचत बढ़ेगी, तो इससे एक फायदा मिलता है। और साथ में जब लाभ कमाती है तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा निगम कर के रूप में वो सरकार को भी देती है, सरकार को बैठे बैठे लाभ में बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी, अब अगला आता है जो डिस्क्रिप्टिव में आपको पूछी जा सकती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने प्रसार फैलाव में क्या क्या कदम उठाती है, कौन कौन से कदम उठाती हैं, ये आपके डिस्क्रिप्टिव में पूछा जा सकता है। तो अपने फैलाव के लिए ये पहला काम ये कर सकती है, स्थानीय कंपनी को खरीद लेती है। जैसे देखिए, पेप्सी ने यहाँ के थम्स अप को खरीद लिया, ये यहाँ की लोकल कंपनी चलाती थी, तो उसको थम्स अप को खरीद लिया और उसको उसी में शामिल कर लिया। जो पार्ले समूह का पहले थम्स अप ब्रांड था, तो उसको कोको कोला ने खरीद लिया। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त उत्पादन करने लगती। इससे क्या होता है कि स्थानीय कंपनी को नई प्रौद्योगिकी, नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी मिलती है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वो करती है। साथ में जो लोकल कंपनी होती है उनको अपना ग्राहक बेस बना रहता है, उनको लोकल आइडियाज अच्छे रहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी उनके साथ पार्टनरशिप करके और काफी ज्यादा पूंजी उससे कमाते हैं। अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कुछ कारक कौन कौन से हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण के लिए संभव बनाने वाले कारक हैं, जैसे प्रौद्योगिकी में प्रगति। इसमें ध्यान रखिए कि अब नए ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जिसके कारण देखिए, जैसे कार्गो, बड़े बड़े विमान होते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं, बड़े बड़े आपको पानी वाले
जहाज होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। इसके बाद सूचना और संचार का विकास, इंटरनेट का, ईमेल का, व्हाट्सएप का, कई सारे ऐसे आए हैं, फेसबुक हैं, सब आपको वैश्वीकरण में एक एक रचनात्मक भूमिका निभाते। बिजनेस की एक से एक आइडियाज आपको, सॉफ्टवेयर आपको आए हैं जिससे आपको त्वरित जानकारी एक जगह से, विश्व के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंच सकता है। और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण, अब हर देश उदारीकरण की प्रक्रिया से में आगे बढ़ चुका है, तब वो बाधाएं रहती भी नहीं है। तो इसमें बाधाएं हटाने में एक संस्था है जिसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, उसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म है WTO। इसका मुख्यालय जेनेवा, याद रखिएगा, कहां? जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का पालन करता है और इसके शामिल सभी सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करता है। जहां जहां कोई अवरोध आता है तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से उसको दूर करने का प्रयास करता है। और वर्तमान में अभी आज के तिथि में मैं आपको बतला रहा हूं कि यदि आज के तिथि में आप देखिएगा 18 जून 2020, हो सकता है बाद में बढ़ जाए, आप यदि बाद में साल 2 साल बाद बढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं 18 जून 2020 की तिथि की बतला रहा हूं। 164 देश इसके सदस्य हैं और अफगानिस्तान इसका अंतिम बनने वाला सदस्य है, 164। आप समझ सकते हैं जो विश्व में लगभग 205 देश हैं और 164 देश इसके सदस्य हैं। तो उनमें जो व्यापारिक गतिरोध यदि पैदा होता है तो उसको दूर करने में यह भूमिका निभाती है। अब अगला फिर आपके एक डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रश्न आएगा कि भारत में वैश्वीकरण क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, ग्लोबलाइजेशन भारत में क्यों इसकी निहायत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, इसका पहला कारण रहेगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन, इंक्रीज ऑफ फॉरेन, इसमें डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए, फॉरेन विदेश में पूंजी, बहुत सारे पूंजीपति हैं जिनकी पूंजी सच पूछिए तो उपयोगिता के बिना रखी हुई है और भारत को पूंजी की जरूरत है। तो वो भारत में आकर के वैश्वीकरण का प्रक्रिया का लाभ लेकर के भारत में पूंजी लगा सकते हैं। और भारत के पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, युवा जनसंख्या है, और ये श्रम के रूप में सस्ती श्रम उपलब्ध करावेगी और टेक्निकल स्किल्ड भी है, इनके पास टैलेंट्स भी हैं। तो इसका फिर दूसरा और इसमें है कि प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होती है। जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती है तो बड़ी बड़ी कंपनी आती है, ये अपने एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा करती हैं, कोशिश करती हैं कि अधिक से अधिक हम सामान, भारत की जनसंख्या भी बड़ी है तो अपनी क्वालिटी के सामान कम दाम पर बेचें और अधिक से अधिक लाभ कमावे। इससे क्या अल्टीमेटली फायदेमंद भारत के भी ग्राहक होते हैं। इससे क्या प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होती है, कंपटीशन में अंततः फायदा ग्राहक को ही मिलता है। फिर नई प्रौद्योगिकी आता है, नई न्यू टेक्नोलॉजी, कई ऐसे टेक्नोलॉजी जिससे भारत के लोग परिचित ना होते हैं वो विदेशी कंपनी लाती है, जिससे भारत के लोग परिचित होते हैं और उससे उत्पादन भी बढ़ता है। और अच्छी उपभोक्ता वस्तु की प्राप्ति होती है, जिसको हम कहते हैं अच्छी क्वालिटी की कंज्यूमर गुड्स भारत के बाजार में आते हैं, नए बाजार तक पहुंच बढ़ता है। जैसे भारत में भी जो सामान बनता है उसको विश्व में अन्य देशों में उसको भेजा जाता है और उसका बढ़ता है। तो भारत की भी पेनिट्रेशन, भारत के भी सामान की पेनिट्रेशन बढ़ती है। अब जो अगली जानकारी है उसके बारे में आप अपना कॉन्सेप्ट, अवधारणा फिट करें कि बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ है। तो बिहार में वैश्वीकरण का दोनों तरह से प्रभाव हुआ, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव हुआ है। कृषि में वृद्धि हुई है कि जैसे इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि में वृद्धि हुई है, जैसे मखान हुआ, कई सारे ऐसे हैं, गेहूं हुआ, चावल हुआ। और निर्यात में भी वृद्धि हुई है, जैसे आम हुआ, लीची हुआ, मखान हुआ, इन सब का विदेश तक एक्सपोर्ट किया जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्ति, हालांकि इसमें कम ही हुआ है क्योंकि बिहार की कुछ स्थिति, लॉ एंड स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। लॉ एंड, इसको हम कहेंगे कि लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें थोड़ी सी कमजोरी है, इसके कारण बिहार में उतनी नहीं आ पाई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ है। इसके बाद उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता बिहार में बहुत बढ़ी है, मोबाइल हुआ, जूता हुआ, रेडीमेड वस्तु हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हुआ, ये एक से एक बिहार में भी अब आए हैं और कम दाम पर अच्छी क्वालिटी की मिलती है। लेकिन नकारात्मकता
प्रभाव भी हुआ है, नेगेटिव इसका इन्फ्लुएंस भी हुआ है। जैसे कृषि और कृषि की आधारित उद्योग, इसकी उपेक्षा की गई। कुटीर और लघु उद्योग चौपट हो गया, इस पर एडवर्स इफेक्ट हुआ। इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये तो बंद होने के कगार पर हुए। रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि बहुत सारा काम कंप्यूटर से होने लगा, और कंप्यूटर से होने लगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से होने लगा, तो जो शारीरिक काम होता था जिसमें करते थे वो कम होने लगा। इसके बाद ध्यान रखिए, आधारभूत संरचना, जैसा कि जानते हैं बिहार में बिजली, सड़क, बैंकिंग, बीमा, इन सब का स्थिति विकसित राज्यों का अपेक्षाकृत थोड़ा कम है, विकसित देशों का अपेक्षाकृत कम है। इसके कारण यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सका। अब अगली जो टर्म आती है वो है आर्थिक सुधार का अर्थ। तो इसका आर्थिक सुधार का अर्थ क्या है? तो भारत में आर्थिक सुधार का मतलब यह है कि 1991 से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता और प्रतियोगिता के स्तर में वृद्धि, यही आर्थिक सुधार का मूल उद्देश्य था। आर्थिक सुधार के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। तीन महत्वपूर्ण पहलू, पहला उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, दूसरा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, तीसरा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का पहला शब्द एल ले, निजीकरण का दूसरा शब्द पी ले, और वैश्वीकरण का पहला शब्द जी ले। तो एलपीजी नीति पर आधारित है। और आर्थिक सुधार एवं नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जाने कि उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता और उत्पादक स्तर में सुधार लाना, प्रतियोगिता क्षमता को बढ़ाना। इसमें तीसरा, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधन का प्रयोग करना। विश्वव्यापी संसाधन, एक से एक तकनीक, एक से एक टेक्नोलॉजी, इन सब का उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता बढ़ाना, उत्पादक स्तर में सुधार लाना। और अब आता है कि वैश्वीकरण से आम आदमी को क्या फायदा है? तो सामान्यतः आम आदमी समाज का ऐसा वर्ग समूह है जिसको हम कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग या निम्न श्रेणी के लोग जो सामान्य उपभोग की सुविधा से वंचित रहते हैं, आम आदमी हैं। तो 2009 और 10 के डेटा के अनुसार कहते हैं कि भारत में करीब करीब 85% लोग ऐसे थे जिनको जीवन यापन की सामान्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे वर्ग को मिडिल क्लास कहते हैं। तो इन पर दोनों तरह का प्रभाव हुआ। एक सकारात्मक प्रभाव हुआ कि उपयोग के आधुनिक संसाधन की उपलब्धता हुई, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी, आधुनिक तकनीक मिली। लेकिन नकारात्मकता प्रभाव भी आया कि सामान्यतः कम कुशल लोग जो थे, जिनके पास स्किल ट्रेनिंग नहीं थी, वो बेरोजगार हो गए। उद्योग और व्यवसाय में बढ़ती प्रतियोगिता काफी हो गई। कई उद्योग छोटे मोटे बंद हो गए। श्रम संगठन कमजोर पड़ गए, अब वो मांग नहीं करते हैं मजदूर के लिए। इसके बाद मध्यम और छोटे उत्पादक तो एक तरह से हाशिए पर चले आए। तो अंत में निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण फायदेमंद है, निसंदेह फायदेमंद है। लेकिन यदि हम इंक्लूसिव ग्रोथ करें, सबका, अमीर गरीब सबका यदि विकास करें, तब फायदेमंद है। तो इस तरह से मैंने आपको ये लेक्चर सीरीज